जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय आ गया हूँ फिर से। वेलकम करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल बीसीसी हिंदी पर। आज का हमारा टॉपिक है गल्फ वॉर यानी कि प्रथम खाड़ी युद्ध। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 का ये टॉपिक है, यानी कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पहले थर्ड चैप्टर यानी कि अमेरिका के वर्चस्व में ये टॉपिक था, अमेरिका के वर्चस्व दिखाने के लिए, लेकिन नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टॉपिक अब सेकंड चैप्टर में मर्ज कर दिया गया है, द एंड ऑफ बिपोलैरिटी में। क्या है गल्फ वॉर, बात करेंगे। इसको समझने हम 3 बार चर्चा करें, यानी कि इसके 3 युद्ध हुए हैं, यानी कि 3 स्तर पर युद्ध हैं, उन पर चर्चा करें। यानी कि इराक और ईरान के बीच में प्रथम, दूसरा इराक ने जब कुवैत पे हमला किया 1991 में, इराक ने फिर 2003 इराक पर फिर अमेरिका ने हमला किया 2003 में। तो इन्हीं 3 युद्धों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, क्या है इराक? यानी कि पश्चिमी एशिया में एक देश है इराक, जहाँ पर इस्लाम की शुरुआत हुई, यानी कि मक्का मदीने में आप जानते हैं कि इस्लाम की शुरुआत हुई, और एक इस्लामिक कंट्री है। दोस्तों, ये इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद यहाँ पर कई लोग की मुस्लिम्स का शासन है। यहाँ पर ओटोमन साम्राज्य ख़त्म हुआ तो यहाँ पे अलग अलग साम्राज्य स्थापित हुए। दोस्तों, क्या है अलग अलग साम्राज्य की चर्चा कर लेते हैं एक बार कि कौन है। बात करते हैं सद्दाम हुसैन की। सद्दाम हुसैन इन 1979 में सत्ता में आए। सत्ता में आने के बाद उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए। कुछ बात करते हैं क्या है चेंजेस के बारे में। सद्दाम हुसैन यानी प्रथम खाड़ी युद्ध के दौर से पहले हम समझते हैं कि प्रथम खाड़ी युद्ध में से पहले कि सद्दाम हुसैन कौन है। सद्दाम हुसैन इन 1979 से 2003 में शासक बने। उनसे पहले अल बकर यानी कि अल बकर का शासन था। जब वो राष्ट्रपति थे तो उस समय ये 22 प्रेसिडेंट थे उस समय। दोस्तों, यानी कि अंडर जब ये अल बकर यहाँ पे शासन का राष्ट्रपति था उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे। अल बकर बीमार रहते थे, जिसकी वजह से ये वाइस प्रेसिडेंट के पास ही एक्चुअल पावर थी। दोस्तों, और जब ये प्रेसिडेंट बने, बाद में ये चुने भी गए 1979 में, पहले प्रधानमंत्री बने और फिर बाद में प्रेसिडेंट बन गए। यानी कि जब ये प्रेसिडेंट बने उस समय इनकी उम्र 42 साल की थी। और ये ब्रूटल तानाशाह एक तरह के, यानी कि एक ब्रूटल डिक्टेटर है। यहाँ पर इनके खिलाफ ही ऐसे तानाशाह हैं, इनका काम स्टालिन से किया जाता है। स्टालिन वो व्यक्ति है जिसने हर उसको मारा, दबाया उसको, जो उसके खिलाफ, जब उसको शक लगता था कि वो उसको कुछ या उसकी सत्ता को हत्या सकता है या उसका तख्ता पलट कर सकता है। तो इसी तरह का ये भी एक डिक्टेटर था सद्दाम हुसैन। तो सद्दाम हुसैन जब शासन में आए तो सबसे पहले, क्योंकि वो चाहते थे कि यूरोप, ये जो क्या नाम है पश्चिमी एशिया है, जो पूरा का अरब कंट्री है, ये चाहते थे कि यहाँ पे पूरी जगह में इस्लाम, यानी ये तो एक ही एरिया है, ये तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज़ाद हुए कई देश, तो ये चाहते थे कि ये एक हो जाए। तो इसीलिए उन्होंने ईरान पर हमला किया। सर्वप्रथम ईरान पर हमला किया। तो ईरान पर हमले की बात करते हैं तो इराक ने ईरान पर हमला किया है, तो इसलिए ईरान इराक वॉर यानी कि 22 सितंबर से 1980 में शुरू हुआ और अगस्त 1988 तक चलता रहा। यानी कि बीच बीच में लड़ाई होती रही। और इस पर ज़्यादा चर्चा ना करेंगे क्योंकि हमारे टॉपिक में सिर्फ गल्फ वॉर के बारे में, तो हमें प्रथम खाड़ी युद्ध पे चर्चा करनी है। क्या है खाड़ी युद्ध, चर्चा करते हैं इस पर। 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया और जल्द से जल्द उसे अपने कब्ज़े में लिया। उसके बहुत सारे शहर और उसकी कई सारी सिटियों पर आक्रमण किया और जल्द से जल्द वहाँ इराक की सेना ने पूरे कुवैत पर कब्ज़ा कर लिया। लगभग इराक की उस समय की सेना विश्व में चौथे नंबर, लगभग 7 लाख सैनिक उसके पास थे। यानी कि इतनी बड़ी सेना के साथ उसने इराक पर हमला, क्योंकि आप मैप में जब इसको देखेंगे, यानी मैप में आप जैसे देख रहे हैं कि उसके पास जो समुद्र का एक्सेस है वो बहुत कम है, तो वो चाहता था कि उस पर और ज़्यादा एक्सेस मिले, क्योंकि वो छोटे से रास्ते से पूरा अपना जो रिफाइनरी ऑयल है जो दुनिया में बेचना चाहता है वो उसमें कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहा है। तो हम देखते हैं कि इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया, यानी कि 5 से 6 अगस्त 1990 में
इराक ने कुवैत पर पूरी तरह से कब्ज़ा कर लिया। इराक और कुवैत पे जो हमला हुआ उसको हम 3 फेजेस में यानी कि 3 स्तर पर ये पूरी तरह से युद्ध हुआ। यानी कि पहले फेज़ में हम देखते हैं कि इराक ने कुवैत पर 5 से 6 अगस्त 1990 पर उसमें अटैक करके उस पर पूरी तरह से कब्ज़ा लिया। 2 से 3 दिन में ही जब यह ऑपरेशन चलाया गया, इराक ने कुवैत पर हमला किया, तो दूसरे तीसरे दिन ही वहाँ के जितने भी राजा या दूसरे शाही कर्म वो सारे सऊदी अरब भाग गए। कुवैत ने इराक ईरान युद्ध के समय भी काफ़ी मदद की थी। कुवैत की ईरान की यानी कि इराक की कुवैत ने काफ़ी मदद की थी, पैसे से भी और अपना एक्सेस दे के भी। लेकिन वो कहता था कि ये एरिया अगर मुझे मिल जाता है तो मेरा समुद्र का एक्सेस बढ़ जाए और मैं अपना पेट्रोल दुनिया भर के कई देशों में बेच पाऊँगा। ये वो समय था 90s का दौर जब इन दोनों के युद्धों ने पेट्रोल की कीमत को बढ़ा दिया। कई ऑयल टैंकर पर हमले हुए। इसके चलते पूरे विश्व को इन समस्याएं उभरने उत्पन्न हुई कि तेल का क्या होगा, तेल के दाम बढ़ने लगेंगे, ऑयल प्राइस स्तर बढ़ता जा रहा था। तो इस सब को देखते हुए जो विश्व के देश हैं यानी कि अमेरिका, उसके भी कई टैंकरों पर हमले हो रहे थे, बार बार मिसाइल्स उनके निशाना बनाया जा रहा था। तो अमेरिका ने इसको रोकने की शुरुआत की और कुवैत को सहायता देने का प्रण कर लिया है। तो इसके लिए यूएन में एक प्रस्ताव पारित किया गया, अमेरिका के द्वारा करवाया गया, जिसमें एक मिलीजुली सेना तैयार करवाई गई, जिसमें 34 देशों की मिलीजुली सेना ने हिस्सा लिया। और 34 देशों का जो लीड कर रहा था उनका नाम है नॉर्मन सॉर्जकॉव, यानी कि आप जानते हैं अमेरिकन जनरल नॉर्मन सॉर्जकॉव। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इन 34 देशों की सेना को लीड किया दोस्तों। यानी कि अब इस वॉर की बात करते हैं। यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पास हुआ और सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा परिषद में के द्वारा इस को एक ऑपरेशन का नाम दिया गया, ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, जिसका नाम है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। यानी कि पहले इसका नाम था ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड। यानी कि ये 5 जो महीने रहे, इसमें जो इराक और जो सऊदी अरब का कुवैत का जो इलाका है उसमें सिर्फ सेनाएं तैनात हुई, इसीलिए इसको ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड का नाम दिया गया था। लेकिन मुख्यतः इसको हम ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म ही पढ़ते हैं। प्रथम खाड़ी युद्ध तो 2 अगस्त 1990 से लेकर 17 जनवरी 1991 तक, ये 5 महीने तक लगभग ये 34 देशों की सेनाएं तैनात हो रही शुरू हो गई। लेकिन 15 जनवरी को इराक को एक नोटिस दिया गया कि वो जल्द से जल्द अपनी सेना वापस ले, लेकिन उसने 2 दिन तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन अंत में आकर 17 जनवरी 1991 को लगभग 4 हफ्ते तक, 1 महीने तक हवाई बमबारी की गई। यानी कि अमेरिका का मानना था कि अगर जो भी इराक की कंट्री है यानी कि उसका जितने भी ढांचागत स्तर है, यानी कि जहाँ पे भी मिलिट्री है, रोड्स हैं, इन सब पर हमला किया गया। तो इन सब पर हमला किया था वो ताकि वो डर जाए। लेकिन अंत में 2 दिन बाद 27-28 फरवरी को ग्राउंड लेवल पर फोर्स को उतारा गया और 2 दिन के अंदर ही इराक की सेना को परास्त कर दिया गया। इस युद्ध में हर उस बम का इस्तेमाल किया है जो अमेरिका कर सकता। यानी 4 हफ्ते तक अमेरिका और उसकी संगठन देशों ने बहुत हद तक यानी कि स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया, सेना उतारी भी नहीं। और इन बमों को की यानी कि इस युद्ध की लाइव कवरेज की गई और वो टीवी चैनल का नाम है CNN। यही वो चैनल है जिसने इसकी लाइव कवरेज की गई। यानी कि अमेरिका अपने फुटेज इनको दे देता था ताकि वो इन पर प्रसारित करें। और ऐसा लग रहा था कि लोग घर बैठे इराक की सेना को हारते हुए देख रहे थे और ऐसा तितर बितर सेना भाग रही थी कि लोग घर बैठे ऐसा लग रहा कि वीडियो गेम चल रही है। तो इसको हम कई और भी नाम दिए गए, जैसे कंप्यूटर वॉर नाम दिया गया क्योंकि इसमें स्मार्ट बमों का यूज़ किया गया।
ऐसा लग रहा था कि वीडियो गेम्स ही चल रही है टीवी पे, इसलिए वीडियो गेम वॉर भी नाम दिया गया है। तो हम इसको खाड़ी युद्ध के साथ साथ कंप्यूटर वॉर, वीडियो गेम वॉर, ये इन नाम से भी आता है। इस तरह से अगर देखें तो इस 34 देशों की मिलीजुली सेना में लगभग 6,60,000 फौज ने इसमें हिस्सा लिया दोस्तों। और बात करें इस सेना में तो सिर्फ 75% सैनिक अमेरिका के ही थे दोस्तों। तो कहा जाए तो एक तरफ से ये पूरा का पूरा ऑपरेशन अमेरिका का ही है। इन दोनों देशों को मदद करते हुए अमेरिका ने कई हद तक इसको रोकने की कोशिश की और लास्ट में अंत में सद्दाम हुसैन के साथ 28 फरवरी को शांति संधि पर साइन हुए। शांति संधि पर साइन हुआ और युद्ध ख़त्म हुआ। जब युद्ध हुआ तो सद्दाम हुसैन को लग रहा था कि मैं 100 जंग लड़ रहा हूँ एक साथ, इसीलिए इसको ऑल बैटल ऑफ ऑल मदर उसने नाम दिया, यानी कि 100 जंगों की एक जंग। ये कई बार लाइन आपके कोट होकर आती भी एग्ज़ाम में कि 100 जंगों की एक जंग किसने कहा है। ये तो सद्दाम हुसैन ने कहा। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी है तो ध्यान दें दोस्तों उस पर भी। ठीक है दोस्तों, इराक ने कुवैत पर हमला किया कि वो उसका अपना 19वां राज्य बना सके, यानी कि वो उसे अपना 19वां राज्य बनाना चाहता था दोस्तों। जब अमेरिका ने इस पर हमला किया 1951 में, उस समय जॉर्ज एच बुश का शासन था दोस्तों। यानी कि जब इराक पर हमला किया 34 देशों की सेनाओं के द्वारा, उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो थे जॉर्ज एच बुश। और आपने अक्षय कुमार की फिल्म भी देखी होगी। जब हमारे भारतीय लोग इराक पर जब हमला किया तो इराक में बहुत सारे भारतीय लोग फंसे हुए थे जो वहाँ पर व्यापार करने या दूसरे काम करने के लिए वहाँ पर जाते थे, रिफाइनरी सेंटरों में काम करने के। तो आपने अक्षय कुमार की फ़िल्म देखी होगी एयरलिफ्ट, वो एक रियल लाइफ पे बेस्ड है। वो सनी मैथ्यूज, जिसमें अक्षय कुमार ने उनका जो प्ले किया है वो सनी मैथ्यूज ही हैं, जो एक रियल लाइफ पर गृह मंत्रालय की मदद से भारत सरकार ने उनको निकाल पाए। तो यही वो व्यक्ति हैं जिनकी वजह से एयरलिफ्ट हुआ। यानी कि इराक के दक्षिण में स्थित कुवैत, क्योंकि ताकि वो उसे अपने कब्ज़े में लेकर एक समुद्र पे अपना एक्सेस चाहता था ताकि अपना तेल ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में बेच सके। तो देखें कि सद्दाम हुसैन बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। अगर आप इराक के उत्तर में देखें तो कुर्द लोग हैं वहाँ पर, कुर्द, और यहाँ पर शिया मेजॉरिटी ज़्यादा, यानी कि इस्लाम में दो तरह के लोग होते हैं, शिया और सुन्नी। तो यहाँ पर शिया लोगों की मेजॉरिटी ज़्यादा है, शिया मुस्लिम की। यानी कि दक्षिण में जाएं अगर मान लो ये कुवैत सा अगर मान लें तो उत्तर में तो यानी कि आपके कुर्द हो गए और दक्षिण में यानी कि शिया मुस्लिम हो गए, यानी कि शिया लोग हो गए। और जो सद्दाम हुसैन है वो सुन्नी मुस्लिम था दोस्तों। तो बहुत सारे उसने एक ब्रूटल होता था, यानी कि उसको लगता जब भी कोई भी यानी कि सेनापति या कोई भी अफसर ब्रिगेड कि ज़्यादा ताकतवर हो रहा है, ताकि वो उसको ये डर लगा रहता है कि कहीं ना कहीं वो उसकी सत्ता को न हथिया ले। तो काफ़ी ब्रूटल था वो और हर उसको व्यक्ति को मार डालता था वो। तो काफ़ी हद तक उसने, तो हम इस देखते हैं इस युद्ध में सद्दाम हुसैन को एक संधि होती है तो उनको लगता है कि यहाँ पे गृह सा चल रहा है कि कुर्द लोग और ये इनको अपने आपस में संघर्ष करेंगे और कहीं ना कहीं वो उसको पकड़ के मार भी देंगे। तो इराकी सेना यानी कि अमेरिकी सेना 34 देशों की सेना वहाँ से वापस आ गई संधि के द्वारा और यहाँ पर कुछ तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए कि लगभग 20 से 30 हज़ार इराकी सैनिक मारे गए, 200 के लगभग संगठित 34 देशों के सैनिक मारे गए। ये इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। और 3500 इराकी नागरिक, यानी कि जो 1991 में अमेरिका के द्वारा हमला किया गया उसमें लगभग सिर्फ 200 मात्र इस 34 देशों के सैनिक मारे गए हैं। और अमेरिका यानी कि इराक को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और अमेरिका को इस युद्ध से बहुत बड़ा
यानी कि पॉलिटिकली, कूटनीतिकली, सैनिकली बहुत हद तक उसे पावरफुल या उसे उसके वर्चस्व को दुनिया ने देखा। इस युद्ध की लाइव कवरेज इसीलिए की गई थी ताकि दुनिया देख सके कि कोई अगर भविष्य में कि उसके आसपास भी नहीं है अमेरिका के लोग घर बैठे देख रहे थे कि कैसे अमेरिका दुनिया इराक के देशों को कैसे तबाह कर रही है। तो इराक से निकल गई सारी 34 देशों की सेना यानी कि, और इराक को छोड़ गई। सद्दाम हुसैन इन कुर्दों और जो बाकी जो उसके संघर्ष कर रहे थे सत्ता के लिए, यानी कि संघर्ष कर रहे थे कि वहाँ पे लोकतांत्रिक अधिकार मिलें या दूसरे तरह के अधिकार उनको दिए जाएं, तो कहीं ना कहीं सद्दाम हुसैन ने उनको किसी तरह से दबा लिया। तो इराक पर फिर से 2003 में, मार्च 2003 में फिर से हमला किया गया। अब हमला क्यों किया गया उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं दोस्तों कि इराक पर हमला क्यों किया गया। कि 2001 में 9/11 की घटना हुई। आपको पता है 9/11 की घटना क्या है 2001 में। तो 19 अपहरणकर्ताओं ने अमेरिका के कई 4 प्लेन को हाईजैक कर लिया जैसे बड़े, और उनको अलग अलग स्थानों पर ब्लास्ट कर दिया उनको सब। तो इसके एवज में अमेरिका ने जगह जगह गिरफ्तारियां की। तो उसी के एवज में मार्च 2003 में इराक पर हमला किया गया। 1991 में जो हमला हुआ उसकी तो परमिशन या कहीं ना कहीं उससे तो यूएनओ ने दी थी, यानी कि यूएनएससी ने, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने, जिसका काम है सुरक्षा पर। यह यूएनओ की एक संस्था है जिसका काम है विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। इसमें 15 सदस्य देश होते हैं दोस्तों। इसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। यानी कि ये व्यक्ति हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं और ये परमानेंट है जब से सदस्य। अब इसके सदस्य कौन है? इसमें अमेरिका यानी कि यूएसए, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, इन्हीं को वीटो पावर भी हासिल है। वो क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे उसके बारे में हम। तो बात करते हैं 2003 के बारे में कि क्या हुआ है। तो मास ऑफ यानी कि अमेरिका ने हमले की, इसमें मुख्यतः 4 देशों ने इस बार पार्टिसिपेशन किया, जिसमें आप देखते हैं यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड। यानी 2003 में जब हमला किया तो मुख्यतः 4 ही देश इसमें सम्मिलित हुए, यानी कि कहीं ना कहीं नाटो संगठन ने इस पर हमला किया कई 4 हफ्ते तक। और 1991 में जो हमला हुआ था उसमें लगभग 34 देशों की सेना थी। तो उसका मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ की सरकार को गिराया जाए और एक अपने कठपुतली शासक को बैठाए ताकि उसकी पेट्रोल की जो खपत है बाकी देशों में उसको कम किया जा सके या बिल्कुल उसको बढ़ाया जा सके और उसको एक स्थिरता दी जा सके। तो इसी के लिए इसे कहते हैं इराक पर अमेरिका का हमला। और ऑपरेशन चलाया ऑपरेशन इराकी फ्रीडम अमेरिका के द्वारा। और इस समय जो यानी कि सद्दाम हुसैन को पकड़ने के लिए जो ऑपरेशन चलाया, जो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जो जॉर्ज H.W. बुश के पुत्र हैं, यानी कि उनके बेटे हैं। ये किसके? जॉर्ज H.W. बुश के बेटे हैं, जो 1991 में के समय अमेरिका के राष्ट्रपति, यानी कि जब इराक पर हमला हुआ तो पिताजी थे, लेकिन जब 2003 में हुआ तो बेटे ने हमला करवाया। यानी कि दोनों ही दुश्मन हैं, बेटे भी और बाप भी। 13 दिसंबर 2003 को सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया गया और उसे फांसी दे दी गई। आगे देखते हैं कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए यहाँ पर 2005 में चुनाव हुए और मेजॉरिटी जैसे लोकतंत्र में होता है कि मेजॉरिटी जिसकी ज़्यादा होती है वही सरकार में आता है। तो 100 साल बाद, लगभग 100 साल के बाद सियाओं की सरकार आई और सियाओं की आई तो फिर उन्होंने भी सुन्नियों को तंग करना शुरू कर दिया, जिसके चलते यहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई और अलकायदा जैसे संगठनों ने, आईसिस और ISIS ने यहाँ पर
अपना कदम रखे और उनका जन्म हुआ। तो अल कायदा और बाकी कुछ हिस्सों पर अगर बात करें तो कुर्द लोगों ने, सुन्नियों ने यहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर दी दोस्तों। यानी कुर्द नॉर्थ में और साउथ में, यानी कि हमारे सुन्नी जो अल कायदा है, और लगभग यहाँ पर सुन्नी मेजॉरिटी भी है, तो उन्होंने भी हथियार उठा लिए और स्थिति आज भी बनी हुई है गृह युद्ध की। तो ये आज भी चल रहा है। तो 2011 तक लगभग यहाँ पर अमेरिकी सैनिक रहे, यानी कि 8 साल तक अमेरिकी सेना यहाँ पर स्थिति को कायम करने के लिए, स्थिति को सामान्य बनाने के लिए यहाँ पर रही। 25 दिसंबर 2011 को जब ओबामा राष्ट्रपति थे तो उन्होंने इन सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला कर लिया, क्योंकि 8 साल से काफ़ी लोग मारे जा चुके हैं अमेरिका के वहाँ पर। तो हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी सेना का विनाश हो रहा है वहाँ पर, तो अमेरिका भी कहीं ना कहीं उससे कमज़ोर हो रहा था और वो बाकी लोग भी कहीं ना कहीं से ख़त्म। तो देखा जाए तो उसने ऐसा हमला क्यों किया, बाकी लोगों ने तो कहा कि इराक वेपन्स ऑफ मास किलिंग तैयार कर रहा है उसको रोकने के लिए, ताकि बायोलॉजिकल वेपन्स, इस तरह के हथियार वो बना रहा है। क्योंकि सद्दाम हुसैन 1991 से पहले जो ब्रूटल, मैंने कहा था कि ब्रूटल डिक्टेटर है, वो उन लोगों को मारने के लिए इस तरह के जैविक हथियार, रासायनिक वेपन्स का यूज़ करता था। तो उसने दुनिया को बताया कि सद्दाम हुसैन फिर से इनको तैयार कर रहा है। तो इसी को रोकने के लिए, यानी कि फ्रीडम दिलाने के लिए कुवैत को, उन लोगों को, यानी कि कुर्द और वहाँ के लोगों को फ्रीडम दिलाने के लिए अमेरिका ने हमला किया। जब देखा गया, सर्च हुई, यानी कि रिपोर्टें आई, तो पता लगा कि वहाँ पे कोई भी ऐसा हथियार नहीं है, यानी कि अमेरिका का कुछ उद्देश्य कुछ और था। तो ये कहीं ना कहीं कहा जाए तो अमेरिका का वर्चस्व ही मानेंगे दोस्तों। तो ये था आपका दूसरा, कि जिसमें इस तरह की हम देखते हैं कि 2003 के बाद अमेरिकी सेना 2011 में वहाँ से वापस आई और गृह युद्ध की स्थिति आज भी बरकरार है दोस्तों। बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अफ़गान युद्ध क्या है, अफ़गान युद्ध के बारे में। और हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि क्या आपको अच्छा नहीं लगा है, ताकि मैं और अच्छा कर सकूं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।